अस्सलामुअलैकुम। वॉइस और बोर्ड क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिए। वेट करने के लिए सॉरी, आपको वेट करना पड़ा थोड़ा सा। सब लोग क्लास में है? हाँ। शाबाश, चलिए आज हमें क्या पढ़ना है? शाबाश बच्चे, आपको क्या पढ़ना है? इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमें नजरिया पढ़ा था, हमें उर्दू के बारे में जो इब्तदाई नजरिया है उर्दू को लेकर, उसमें हमने पढ़ा था मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। तो बताइए इनका क्या नजरिया था उर्दू की इब्तिदा के बारे में? सब लोग बताएंगे एक साथ। मोहम्मद हुसैन आजाद का क्या नजरिया था उर्दू की इब्तिदा के बारे में? शाबाश। शीरानी के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। ये किसने लिखा है? अरे वाह, क्या हो गया? सोफिया ने भी बोला है। आजाद का नजरिया हमने पढ़ा था। हाँ, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, एक इनका नजरिया। हाँ, आजाद के बारे में पढ़ा था। इन्होंने कहा था, आजाद ने कहा था, इनका नजरिया जो था उर्दू को की इब्तिदा को लेकर, उन्होंने बताया था उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है। ब्रिज भाषा जो है खास हिंदुस्तान की जुबान है, ये जो है इन्हीं का नजरिया था। और इसके बारे में हमने पढ़ा था जो आब हयात इनकी तसनीफ का नाम है, उसमें हमने बोला था इनके कितने एडिशंस है तो उस किताब के। तो बताइए कितनी एडिशंस है उस किताब के, आब हयात जो तसनीफ है आजाद की, कितने एडिशंस है? पहला एडिशन, डेट मुझे बताइए पहले एडिशन का। दूसरा जो एडिशन था उसको बताइए। दूसरा एडिशन, शाबाश। आजाद ने आब हयात में कुल कितने शुरा का जिक्र किया था? शाबाश। कितने अदवारों में, कितने अदवारों में इन जो है शुरा को तकसीम किया गया था? हाँ, शाबाश। और बताइए मोमिन का जिक्र किस में है, किस दौर में मोमिन का जिक्र किया गया है? हाँ, पांचवे में। और मीर तकी मीर का जिक्र जो है किस वाले दौर में किया गया है? तीसरे दौर में। आपको पता है पहले दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया था? पहले दौर में कितने शुरा को शामिल किया गया था? शाबाश। हाँ, दूसरे दौर में कितने शुरा को जो है शामिल किया गया था? हाँ, तीसरे दौर में। तीसरे दौर में। शाबाश। उसके बाद जो चौथा दौर था उसमें कितने शायरों का को शामिल किया गया था? उसके बाद शाबाश। जो पांचवा दौर था उसमें 9 शुरा का जिक्र किया गया था। इस तरह जो है 29 शुरा का जिक्र किया था आब हयात में। किसने? आजाद ने। तो चलिए बाकी नजरियात को हम देखते हैं।
शाबाश। इसके बाद हम देखेंगे महमूद शीरानी का नजरिया। महमूद शीरानी का नजरिया क्या था, किसी को पता है? इन्होंने उर्दू की इब्दा को लेकर क्या बताया था, उर्दू कहाँ से पैदा हुई? शाबाश। शीरानी का नजरिया जो थे उर्दू पंजाब में पैदा हुई। शाबाश। शाबाश। तो लिख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अपनी किताब, इनकी जो तसनीफ का नाम है क्या है? शिरानी की जो तसनीफ का नाम है बताइए, किसी को पता है? महमूद शिरानी ने अपनी किताब, उस किताब का क्या नाम था? पंजाब में उर्दू। शाबाश। शाबाश संध्या। शाबाश अरीबा। उसका जो नाम है वो है पंजाब में उर्दू। किसी को इसका डेट याद है? इम्पोर्टेंट है। पंजाब में उर्दू जो है, ये तसनीफ जो है महमूद शिरानी की है, और इसका जो डेट है 1928। शाबाश। 1928, ये भी आप लिख दीजिए साथ में। आजाद की जो तसनीफ का नाम है वो है आब हयात, और महमूद शिरानी ने जो है अपनी किताब यानी कि पंजाब में उर्दू 1928 में ये ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दागबेल जो है पंजाब के इलाके में पड़ी है। लिख लीजिए, महमूद शिरानी ने अपनी किताब, अपनी तसनीफ पंजाब में उर्दू, उसमें ये ख्याल जो है जाहिर किया है उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी है। लिख लिया। आजाद का नजरिया था उर्दू जो है, उर्दू हमारी उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, और शिरानी का जो नजरिया था वो था पंजाब के इलाके में जो है इसकी दागबेल पड़ी है। किसकी? उर्दू की। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया, फिर रिपीट करूं? तो चलिए शाबाश। उसके बारे में हम देखेंगे नसीरुद्दीन हाशमी का क्या ख्याल था इसके बारे में। नसीरुद्दीन हाशमी। अगर हम देखेंगे नसीरुद्दीन हाशमी जो है, इन्होंने उर्दू के दक्कन में पैदा होने की कायल है। इन्होंने बताया कि उर्दू जो है दक्कन में पैदा हुई। कहाँ पे? दक्कन में। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसका नजरिया है? तो नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया है। इनकी तसनीफ का क्या नाम है, कोई बता सकता है? नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है, इन्होंने बताया है उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये इनका कॉल है, ये इनका जो है इब्दा के बारे में, उर्दू की इब्दा के बारे में इनका ख्याल है। और किसी को अगर पता है इनकी तसनीफ का क्या नाम है, नसीरुद्दीन हाशमी, दक्कन में उर्दू। शाबाश। इसका डेट किसी को पता है? दक्कन में उर्दू। शाबाश। गुड। हाँ बच्चे शाबाश। नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा, जो है इनका ख्याल है उर्दू की इब्तदा के बारे में, इन्होंने बताया है कि उर्दू की दक्कन में पैदा होने के कायल है। इन्होंने बताया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, और इनकी तसनीफ का जो नाम है वो है दक्कन में उर्दू। हम इसके बाद पढ़ेंगे जो इनकी तसनीफात है, लिसानियत के हवाले से जो तसनीफात है, अहम अहम है, जिनके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शाबाश। इसके बाद, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे मसूद हुसैन खान, इनका क्या नजरिया था? मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान जो है, इनका क्या नजरिया है उर्दू की इब्दा को लेकर? तो इन्होंने बताया है, मसूद हुसैन खान ने सरजमीन दहली और इसके गर्दो नवा को उर्दू की जाय पैदाइश करार दिया है। मसूद हुसैन खान ने सरजमीन दहली और इसके गर्दो नवा
کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سندھیا کلاس میں ہے، ہاں سندھیا مجھے بتائیے، میں نے بولا تھا نا آپ کو کوشچن دیکھ لینا، جو آپ کا پیپر ہوا تھا 18 جون کو، آپ کا وائی سیریز تھا، اس میں نے بولا تھا آپ کو 118 والا جو کوشچن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ہاں تو آپ نے کیوں بولا تھا نہیں آیا تھا؟ پیپر تو آپ ہی نے دیا تھا نا، آپ کو کیوں یاد نہیں تھا پھر؟ چلیے کوئی بات نہیں، آیا تھا نا پیپر میں، اب دیکھا کیسے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، اس بار اس یونٹ سے زیادہ کوشچنز نہیں پوچھے گئے تھے، لیکن یونٹ کے حوالے سے کوشچنز بنتے ہیں، بہت سارے کوشچنز بنتے ہیں، تصنیفات کے حوالے سے، جو لسانیت کے حوالے، جو اس میں تصنیفات ہیں ان کے حوالے سے ایگزام میں کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، اردو کی ابتدا کو لے کر کوشچن پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا ہے ہند یورپی کے بارے میں، اس کے جو 3 ادوار ہے ان کے بارے میں، یا بولیوں کے بارے میں بہت سارے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، اس بار یہ کوشچن پوچھا گیا تھا جو میں نے پرسوں آپ کو بولا تھا، تو چلیے یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ مسعود حسین خان نے سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ مسعود حسین خان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو، شاباش مسعود حسین خان، گڈ، اس کا مجھے کوئی ڈیٹ بتا سکتا ہے؟ جس کو نہیں پتا ہے آپ لکھ لیجئے، کامنٹ سیکشن میں جو بچے جواب دے رہے ہیں لکھ لیجئے، جن کو نہیں پتا ہے۔ مسعود حسین خان کی جو تصنیف کا نام ہے وہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور اس کا اگر کسی کو ڈیٹ پتا ہے شاباش 1948، لکھ لیجئے، جن کو نہیں پتا ہے وہ میں کاپی پہ لکھ لیں گے۔ 1948 مسعود حسین خان کی تصنیف کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے سید سلیمان ندوی، ان کا نظریہ دیکھیں گے، سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی کا نظریہ جو ہے اردو کی ابتدا کو لے کر وہ کیا ہے؟ شاباش، ان کا کیا نظریہ ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں؟ سید سلیمان ندوی نے جو ہے اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سر باندھا ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے اردو سندھ، ہاں سندھ میں، شاباش، اس کا آغاز جو ہوا ہے سندھ میں ہوا ہے، یہ کن کا نظریہ ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کا یہ نظریہ ہے، ان کی تصنیف کا نام مجھے بتائیے، سید سلیمان ندوی جو ہے ان کی تصنیف کا مجھے نام بتائیے، شاباش، ہاں نقوش سلیمانی، شاباش، سب لوگ جواب دیں گے، گڈ، سید سلیمان ندوی، ان کی جو تصنیف کا نام ہے، کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی، اس کا اگر کسی کو ڈیٹ پتا ہے تو بتا دیجیے، ڈیٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، شاباش 1939، گڈ، سید سلیمان ندوی نے اردو کی جو ہے زبان کی آغاز کا صحرا سندھ کی سر باندھا ہے، اور ان کی تصنیف کا جو نام ہے وہ ہے نقوش سلیمانی 1939، یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ سوری آج میری طبیعت جو ہے کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ آج کمپرومائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ گرمی کی وجہ سے حالت خراب ہوتی ہے نا، دن میں یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، وہاں سے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر کلاس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، شوکت سبزواری، ان کا کیا نظریہ ہے اردو کی ابتدا کو لے کر؟ شوکت سبزواری، شاباش، شوکت سبزواری کے مطابق جو ہے اردو کھڑی بولی
इसका क्या नाम है दूसरा? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? से सब लोग जवाब देंगे। पढ़ाया है मैंने। हिंदुस्तानी, गुड। हाँ। शौकत सब्ज़वारी के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली या हिंदुस्तानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये किनका नज़रिया है? तो शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया है। इनकी तसनीफ़ का मुझे नाम बताइए। शौकत सब्ज़वारी के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली या हिंदुस्तानी की तरक्की याफ्ता शक्ल है। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। इसकी तसनीफ़ का मुझे नाम बताइए। उर्दू लिसानियात। दास्तान ज़ुबान उर्दू, शाबाश! ये भी डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ का नाम है। एक तो है उर्दू लिसानियात और दास्तान ज़ुबान उर्दू, ये दोनों तसनीफ़ात जो है शौकत सब्ज़वारी की है। और इसके अलावा मुझे बताइए उर्दू लिसानियात जो है और किसकी तसनीफ़ का नाम है? एक तो है उर्दू लिसानियात जो है शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। इसके अलावा दास्तान ज़ुबान उर्दू ये भी जो है इन्हीं की तसनीफ़ का नाम है। लेकिन इसके अलावा भी जो है उर्दू लिसानियात और किसकी तसनीफ़ का नाम है? ये बताइए। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने पढ़ा होगा सिर्फ़ शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ का नाम है, लेकिन ऑप्शन में और कोई भी नाम होगा जिसकी ये तसनीफ़ है, किसी को पता है? शाबाश! मोहम्मद यासीन रिज़वी, आप बताइए। शाबाश बच्चे, मुझे बताइए उर्दू लिसानियत जो है शौकत सब्ज़वारी के अलावा और किसकी तसनीफ़ है? नहीं बच्चे, गोपी चंद की नहीं है। गोपी चंद नारंग की नहीं है। एनीवन? सोफिया, आप बताइए। ज़ेबा, आप बताइए। रशीद अहमद सिद्दीकी, नहीं, नहीं, नहीं। शायद यहाँ पे शायद नहीं चलेगा, आपको अगर पूरा पता है तो बताइए, शायद इनकी नहीं, यहाँ पे शायद नहीं चलता है, इनकी नहीं है, रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। है किसी को पता? ज़ेबा, आप बताइए। हाँ, तो हम अक्सर क्या करते हैं जब हम पढ़ते हैं, यही छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं। पढ़ते तो हम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना कम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोला है कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अब बताइए। उर्दू लिसानियत जो है अगर हम देखेंगे, शाहको सब्ज़वारी की तसनीफ़ का नाम है और इसके अलावा दास्तान ज़ुबान उर्दू इन्हीं की तसनीफ़ का नाम है। दोनों तसनीफ़ात जो है शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ात है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे उर्दू लिसानियत जो है प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान की ये तसनीफ़ है। लिख लीजिए। इसके अलावा किसकी तसनीफ़ है? प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान। प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान की तसनीफ़ नाम है। किस-किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस किस-किस को नहीं आ रही है? सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? बाकी सब बताइए। नहीं, मेरा गला ख़राब है, आपको इसीलिए लगता है शायद। मेरी आवाज़ आज थोड़ी-सी और कम है। मेरी आवाज़ तो वैसे कम ही है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही है। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब है आज। चलिए शाबाश। कोशिश करेंगे, हम माइक लगाने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार वेट करिए थोड़ा-सा। हमने माइक को ऑर्डर किया है, 2-3 दिन बाद आपको अच्छी सी वॉइस जो है क्लियर आएगी। हाँ, उर्दू लिसानियत जो है शौकत सब्ज़वारी के अलावा जो है प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान की ये तसनीफ़ है। आप लिख लेंगे उर्दू लिसानियत एक किसकी है? शौकत सब्ज़वारी की है और प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान की भी ये तसनीफ़ है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। अगर आज ही पॉसिबल हुआ तो आज ही की क्लास में हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे। लिसानियत के मुतालिक जो अहम किताबें हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मुहिद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में पढ़ना है।
محی قادری زور جو ہے، مسعود حسین خان کا ریپیٹ کیجیے. تو چلیے شاباش بچے، ریپیٹ کرتے ہیں. مسعود حسین خان جو ہے، ان کی اگر ہم دیکھیں گے ان کا نظریہ جو تھا اردو کی ابدا کو لے کر، انہوں نے بتایا ہے مسعود حسین خان نے سرزمین دہلی اور اس کی گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا گیا ہے. دہلی اور اس کی گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے کس نے؟ مسعود حسین خان نے. ٹھیک ہے. اور ان کی تصنیف کا نام ہے مقدمہ تاریخی زبان اردو 1948. اب کلیئر ہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں. مسعود حسین خان نے سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے. دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے مسعود حسین خان نے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے محی الدین قادری زور جو ہے، ان کا کیا نظریہ ہے اردو کی ابتدا کو لے کر. اردو ہریانوی سے نکلی ہے، یہ محی الدین قادری زور کا نظریہ ہے. اردو ہریانوی سے نکلی ہے. اردو ہریانوی سے نکلی ہے، یہ کن کا نظریہ ہے؟ محی الدین قادری زور کا یہ نظریہ ہے. کسی کو ان کی تصنیف کا نام یاد ہے؟ محی الدین قادری زور جو ہے، لسانیات کے متعلق ان کی کون سی تصنیف جو ہے وہ چونکہ بہت ہی اہم ہے؟ محی الدین قادری زور. ہاں، اردو شہ پارے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی تصنیف ہے جو لسانیات کے حوالے سے اہم ہے. ہاں، یہ بھی ان کی تصنیف ہے. شاباش شاباش محمد یاسر رضوی. اریبہ ہندوستانی لسانیات. شاباش، ہندوستانی لسانیات ان کی تصنیف ہے محی الدین قادری زور کی. ہاں، ہندوستانی لسانیات. شاباش. محی الدین قادری زور جو ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ اردو ہریانوی سے نکلی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر سہیل بخاری کا کیا نظریہ ہے؟ سہیل بخاری، ان کا کیا نظریہ ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری کا اردو کو لے کر، اردو کی ابدا کو لے کر انہوں نے اردو کی جائے پیدا جو ہے اڑیسہ کو قرار دیا ہے. اس کو اڑیسہ کو. اڑیسہ. ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے. کس نے؟ سہیل بخاری نے. اڑیسہ. شاباش، لکھ لیا. ڈاکٹر سہیل بخاری جو ہے، انہوں نے کیا کہا ہے اردو کی ابدا کو لے کر؟ اردو جو ہے کیا بتایا ہے؟ شاباش. اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے سہیل بخاری نے. آپ ایک سیکنڈ کیجیے. شاباش.
हाँ, सुहेल बुखारी का क्या नज़रिया था उर्दू की इब्दा के बारे में? इन्होंने बताया जो है, इन्होंने उर्दू की जाए पैदा जो है उड़ीसा को करार दिया है। किसी को इनकी तसनीफ़ का नाम याद है? सुहेल बुखारी की जो तसनीफ़ है लिसानियत के हवाले से, किसी को पता है? शाबाश। किसी को पता है? अरीबा, ज़ेबा, सोफ़िया? हाँ, तो लिख लीजिए। इनकी जो तसनीफ़ का नाम है वो है उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी जो है ये तसनीफ़ जो है किसकी है? सुहेल बुखारी की है। और सुहेल बुखारी के अलावा ये तसनीफ़ किसकी है? जैसे उर्दू लिसानियात मैंने अभी बोला है, शौकत सब्ज़वारी के अलावा प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान की है। इसी तरह जो है उर्दू की कहानी डॉक्टर सुहेल बुखारी के अलावा और किसकी ये तसनीफ़ है? शाबाश। ये तसनीफ़ जो है उर्दू की कहानी एक तो सुहेल बुखारी की है और उसके अलावा एहतिशाम हुसैन की ये तसनीफ़ है, उर्दू की कहानी। शाबाश। शाबाश अरीबा, शाबाश ज़ेबा। उर्दू की कहानी जो है डॉक्टर सुहेल बुखारी के अलावा एहतिशाम हुसैन की ये तसनीफ़ है। इनको हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लिसानियत के हवाले से जो तसनीफ़ात है, इनको हम कवर कर लेंगे। बस मैं रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सभी को जो है याद रह जाए। मोहिद्दीन कादरी ज़ोर का नज़रिया था उर्दू हरियाणवी से निकली है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। इसके बाद डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का क्या नज़रिया है? ज्ञानचंद ज्ञानचंद जैन का क्या नज़रिया है उर्दू की इब्तिदा के बारे में? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। किसको? खड़ी बोली को। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। लिख लिया? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। इनके हवाले से जो है ये नजरिया है। इनकी तसनीफ का आप मुझे नाम बताइए। जी, जिसको पता है वो बताएगा। ज्ञानचंद जैन की जो तसनीफ है लिसानियात के हवाले से, वो नाम बताइए, इनकी तसनीफात का नाम। जब हम कल की क्लास में इनको पढ़ेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ जिनके हवाले से हम पढ़ रहे हैं, इनकी तसनीफात का नाम बताइए ताकि आपको अच्छी अच्छी सी ज़हन में बैठ जाए। हाँ, एक तो है लिसानी मुताले, इसके अलावा आम लिसानियात। शाबाश। बाकी सब भी जवाब दीजिए। आम लिसानियात और लिसानी मुताले। गुड। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको लगेगा क्या ऐसा पेपर आया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए होते हैं जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता है। इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने नहीं पढ़ा होगा फिर बहुत टफ लगेगा। आसान क्वेश्चंस फिर जो है बहुत टफ लगते हैं। एक तो आम लिसानियात और लिसानी मुताले जो है ये तसनीफात है किनकी? किसकी? ज्ञानचंद जैन की। और इन्होंने जो बताया है उर्दू की इब्तिदा के बारे में, उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है। इसके बाद इंशाल्लाह खान इंशा का नजरिया क्या है? इंशाल्लाह खान इंशा। इंशाल्लाह खान इंशा जो है इन्होंने उर्दू को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा। ये किनका नजरिया है? इंशाल्लाह खान इंशा का।
اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بادشاہ پر مشتمل قرار دیا ہے کس نے؟ انشاءاللہ خان انشا نے۔ انشاءاللہ خان انشا نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بادشاہ پر مشتمل قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اختر اورینوی کا کیا نظریہ ہے؟ اختر اورینوی کا جو خیال ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے اردو کے ماگدی سے نکلنے کا، انہوں نے بتایا ہے اردو ماگدی سے نکلی ہے۔ اردو ماگدی سے نکلی ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ تو اختر اورینوی کا یہ خیال ہے اردو ماگدی سے نکلی ہے۔ لکھ لیا سبھی نے یا میں پھر سے ریپیٹ کروں؟ اختر اورینوی نے کیا بتایا ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں؟ اردو ماگدی سے نکلی ہے، مگدھ سے۔ اور اس کے بعد سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا کیا خیال ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں؟ کسی کو پتا ہے؟ شاباش۔ انشاءاللہ خان انشا نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بادشاہ پر مشتمل قرار دیا ہے۔ اختر اورینوی نے اردو کی جو ہے جائے پیدا جو ہے کیا بتایا ہے؟ ماگدی کو بتایا ہے۔ اور سر سید احمد خان کے مطابق جو ہے اردو دہلی کی زبان ہے، اردو دہلی میں پیدا ہوئی۔ سر سید احمد خان کے مطابق اردو دہلی کی زبان ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ میں کوشچنز پوچھوں گی، آپ لوگ جواب دیں گے، جس کو میں بولوں گی وہی جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے صوفیہ جی، آپ بتائیے۔ ہاں، صوفیہ جی آپ بتائیے اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ شاباش۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے زیبا بختیار، آپ بتائیے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ شاباش۔ جلدی سے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ زیبا بختیار آپ جواب دیجیے۔ حافظ محمود شیرانی، شاباش، حافظ محمود شیرانی کا یہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد اردو نواحی دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، آپ بتائیے محمد یاسین رضوی، یہ کس کا خیال ہے؟ اردو نواحی دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے۔ شاباش۔ اردو نواحی دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ مسعود حسین خان کا یہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد اریبا، آپ بتائیے اردو ہریانوی سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو ہریانوی سے نکلی ہے، اریبا۔ شاباش۔ ہاں، محی الدین قادری زور۔ اور اس کے بعد سندھیا جی آپ بتائیے اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو کی ابتدا کے بارے میں سندھیا جی آپ بتائیے۔ ہاں، سید سلیمان ندوی۔ اور اس کے بعد اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار کس نے دیا ہے؟ باش، سب لوگ جواب دیجیے ایک ساتھ۔ سہل، ہاں، ڈاکٹر سہل بخاری۔ اس کے بعد اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے، کن کا خیال ہے؟ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے،
इंशा। उर्दू ब्रिजभाषा से निकली है। आजाद का ये ख्याल है, आजाद का ये नजरिया है। हाँ। और जो है उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किनका ख्याल है? उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू खड़ी बोली से निकली है। पाश। उर्दू मागधी से निकली है, किनका ख्याल है? उर्दू मागधी से निकली है। अख्तर ओरनवी। उर्दू दहली की जुबान है, किनका ख्याल है, किनका नजरिया है? उर्दू दहली की जुबान है। शबाश। हाँ, सरसेद अहमद खान। तो मुझे बताइए, सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ का मुझे नाम बताइए, जो लिसानियत के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ का मुझे नाम बताइए। जिसको पता है वो बताएगा। मिर्जा खलील अहमद बेग। इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी को पता है तो बताइए। उर्दू की लिसानी तश्कील। शबाश। और शबाश सिंधिया जी। उर्दू की लिसानी तश्कील जो है, ये मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ है। इसके अलावा उर्दू जुबान की तारीख। गुड। इसके अलावा लिसानी तनाजुर। शबाश। शबाश। शबाश बच्चे, अरीबा, जेबा, मोहम्मद यासीन रिजवी, संध्या, सूरज। सोफिया, जवाब दीजिए। उर्दू जुबान की तारीख, उर्दू की लिसानी तश्कील, लिसानी तनाजुर, ये तीनों तसनीफा जो है मिर्जा खलील अहमद बेग की है। मैं इसीलिए आपको पूछती हूँ, अगर किसी को एक तसनीफ का नाम है याद है, दूसरे को दूसरी तसनीफ का नाम याद है, तो इस तरह आपको याद रहेगा सारी तसनीफात का नाम जो भी इंपॉर्टेंट है लिसानियत के हवाले से। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है मुझे बताइए। उर्दू की जाय पैदाश के बारे में अगर किसी को कंफ्यूजन है बताइए। शाबाश। इसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसान, लेकिन याद रखना जरूरी है। शाबाश। जो लिसानियत के मुतल्लिक जो है किताबें हैं, इनको भी हम आज ही कवर नहीं होंगे। इसमें से जो है आधा रह जाएगा। लेकिन तबीयत मेरी खास सही नहीं है। आप बताइए क्या करेंगे। अगर आप लोग विलिंग है तो फिर पढ़ेंगे लिसानियत के मुतालिक जो है किताब, जो तसनीफात है इनको फिर पढ़ेंगे। आपका क्या ख्याल है, सभी लोग बताइए। शाबाश। बेसिक किसके बारे में बच्चे? बेसिक नॉलेज किसके बारे में देनी है? शाबाश। फर्स्ट पेपर की तैयारी। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, खासकर में उर्दू के बच्चे जो है, ये ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इनका जो होल्ड होता है, फोकस ज्यादा ये पेपर टू पे करते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था पहले। ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसको भी लेके चलना है। मैंने पहले ही बोला था, अगर हम आप 4 घंटे पढ़ते हैं ना, तो 2.5 घंटे आप पेपर टू पे दीजिए, लेकिन बाकी टाइम आप पेपर फर्स्ट पे भी दीजिए। उस पे भी इतना जो है टाइम सर्फ कीजिए। अगर आप उस पेपर को नहीं पढ़ेंगे ना, फिर प्रॉब्लम होगी, एग्जाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम होगी। उसको भी साथ साथ लेके चलना है। जैसे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो, उसमें बहुत सारी यूनिट्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, जैसे कि आईसीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी आपको पढ़ना है अच्छे से अच्छे से। हायर एजुकेशन आपको पढ़ना है, पीडीई आपको पढ़ना है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है, जो 9th वाला यूनिट है। 10th वाला यूनिट हायर एजुकेशन, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, सिर्फ याद रखना है उसमें। उसे याद रखने की चीजें सभी है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आईसीटी हो गया, रिसर्च का पोर्शन हो गया, टीचिंग का पोर्शन हो गया। ये सारा बहुत, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी का अगर रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा है तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी का अगर डाटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई का पोर्शन है उसको अच्छे से कीजिए। जो आपका वीक है ना पोर्शन, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए।
اگر آپ کو لگتا ہے آپ زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اس کو، تو جو جن جو ہے یونٹس کا زیادہ ویٹیج ہے نا کوشچنس کا، جس کے آئی سی ٹی ہو گیا، ریسرچ ہو گیا، ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ ہو گیا، ہائر ایجوکیشن ہو گیا، پی ڈی ای ہو گیا، ان پہ زیادہ فوکس کیجیے. بہت سارے کوشچنس بنتے ہیں، بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بار بار آپ ریپیٹ کریں گے نا، بار بار ریپیٹ کریں گے، آپ کو یاد رہ جائے گا. اگر آپ مان کے چلیں گے 50 کوشچنس ہوتے ہیں پیپر فرسٹ میں، آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 35 آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے پیپر فرسٹ میں. اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، پیپر 2 پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن پیپر فرسٹ جو ہے ویک رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نیچے جو ہے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں، اور سیکنڈ پیپر کے لیے کیا کتابیں ہمیں رکھنی چاہیے میم؟ سامی خاندان میں عربی اور فارسی پڑھی تھی. ہاں، عربی اور مطلب میں سمجھی نہیں بچے. سامی خاندان میں عربی اور عبرانی زبانیں جو ہے شامل ہے، لیکن اب عربی اور عبرانی بتائی ہوئی. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے بچے؟ عربی اور فارسی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ عربی اور عبرانی اس کے اندر ہے. ہاں، اگر ڈی آئی آپ کو بہت ہارڈ لگتا ہے نا، تو جس پہ آپ کو لگتا ہے بہت ٹائم لگے گا، وہ پھر بھی ہمارا اسٹرانگ نہیں ہو پائے گا، اس کو چھوڑیے، باقی پورشن آپ اسٹرانگ کیجیے. ہاں، آپ لوگوں کا ہندی میڈیم سے بہت زیادہ فرسٹ پیپر کو لے کر. ہاں، ہندی میڈیم سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھیں گے ہندی سے جو کوشچنس کو پڑھتے ہیں نا، مطلب کچھ کوشچنس پڑھ کے ہی جو ہے حل ہوتے ہیں. ہمارا ہندی نہیں ہے، لیکن ایسا میں نے دیکھا ہے، ایسا میں نے سنا بھی ہے. ہاں، فیروز سر سے بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں. ہاں، صحیح بولا آپ نے، فارسی اور ہاں عبرانی. ہاں بچے، اس کے اندر ہی آتے ہیں، دونوں زبانیں آتے ہیں اس کے اندر. کس چینل سے پڑھے، یا کوئی یوٹیوب چینل وغیرہ ہو تو بتائیے. دیکھیے بچے، ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہے جو کہ ماڈریٹ گھر سے آتے ہیں، جو کہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو افورڈ نہیں کر پائیں گے کوچنگ کو، دونوں پیپر کو پڑھنا ہے، پیڑ لینا ہے. سب بچوں کی کا جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن فری میں پڑھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ کیا کریں گے، آپ یوٹیوب سے پڑھیں گے. اگر کسی کو کوئی جو ہے پیڈ بیچ نہیں لے سکتا ہے، تو ویسے بھی اگر میں بتاؤں گی، آدتی میم جو ہے نا، ریسرچ آئی سی ٹی پورشن، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے، بہت اچھا پڑھاتی ہے. آپ یوٹیوب سے بھی پڑھیں گے نا، آپ کے فل مارکس آ جائیں گے یونٹس میں، آئی سی ٹی والا، ریسرچ والا. اور اگر میں پی ڈی ای کی بات کروں، ہائر ایجوکیشن کی بات، ہاں ہائر ایجوکیشن کی بات کروں، تو وہ جو ہے شیو سر پڑھاتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اپنی یونیورسٹی کی جو ایپ ہے نا، یوٹیوب چینل بھی ہے ان کی، وہاں سے وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. ایک تو آپ یاد رکھیں گے، فی الحال اگر آپ کو پیڈ نہیں لینا ہے نا، آپ کو یوٹیوب سے پڑھنا ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی. ایک تو جے آر ایف اڈا جو اپلیکیشن ہے نا، جے آر ایف اڈا، ایک سیکنڈ رکیے آپ. جے آر ایف اڈا، اسے آپ پڑھیں گے. جو میم ہے نا، آدتی میم، کیا پڑھیں گے آپ؟ ریسرچ والا پورشن. ریسرچ والا یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ آئی سی ٹی. یہ دو یونٹس جو ہے آپ آدتی میم سے پڑھیں گے. یوٹیوب سے جو چینل کا نام ہے جے آر ایف اڈا. اتنا یاد رہ گیا آپ کو؟ ہاں، وہ دونوں پڑھاتے ہیں. اس کے بعد جو شیو سر ہے نا، اپنی یونیورسٹی، ایپ کا نام ہے اپنی یونیورسٹی. وہاں سے آپ پڑھیں گے پی ڈی ای 9th والا یونٹ، اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن. بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھا. پی ڈی ای ہائر ایجوکیشن شیو سر سے آپ پڑھیں گے اپنی یونیورسٹی، جن کا یوٹیوب چینل ہے نا، اپنی یونیورسٹی نام سے.
नाम है उसका। और आदिति मैम से आप पढ़ेंगे रिसर्च वाला यूनिट, आईसीटी वाला यूनिट, और इसके अलावा वहाँ पे और बाकी जो है टीचर्स है वो पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाएँगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड, वो वहाँ पे पढ़ाएँगे, डीआई वो आपको पढ़ाएँगे वहाँ पे। बाकी यूनिट जो है वो भी आपको अच्छे से पढ़ा है, लेकिन ये 4 यूनिट जो है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो शिव सर पढ़ाते हैं और आदिति मैम पढ़ाते हैं ना, 2 चैनल्स का नाम मैंने बताया है। अपनी यूनिवर्सिटी पे शिव सर पढ़ाते हैं, वो वहाँ से आप 2 यूनिट उसको कवर कर लेंगे। और यहाँ से आप करेंगे आदिति मैम जो पढ़ाती जेआरएफ अड्डा में, वो पढ़ाती है रिसर्च और आईसीटी, बहुत अच्छे से इन 4 यूनिट्स को बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी लगेगा जो बाकी यूनिट्स है, जहाँ पे आपको लगेगा आपको समझ में आता है, बस ये 2-4 यूनिट्स जो है मैं आपको प्रेफ़र कर रही हूँ, आप यहाँ से पढ़ेंगे, फ्री में यूट्यूब पे। लेकिन पढ़ना है रेगुलरली, जो क्लासेस जो है अटेंड देते हैं यूट्यूब पे, आप हर एक क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है? हाँ, इसके अलावा और कुछ? लेकिन टाइम आप बराबर देंगे, फर्स्ट पेपर को भी आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, इसको भी टाइम देना है, उसको भी टाइम देना है, दोनों को साथ लेके चलना है, बैलेंस रखनी है ना, दोनों पेपर्स के बीच में। दोनों पेपर्स में अच्छा स्कोर करना है। बच्चे मैं अपना बताऊँगी, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। इस पेपर की जो सेकंड पेपर है ना, खुद से पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है ना, यूट्यूब से ही पढ़ा था। फिर अपनी नोट्स मैंने मेंटेन किए थे। इसी तरह बहुत ज़्यादा रिवीजन करके आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा किसी को और कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए? अभी टाइम है, 6 मिनट्स अभी बाकी है क्लास में। अगर आप देखेंगे ना, जो सुबह का टाइम है आपके पास, सुबह के टाइम को आप एक पेपर उठाएँगे, एक पेपर पढ़ेंगे। चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। उस टाइम आप एक पेपर पढ़ेंगे, लेकिन जो शाम का टाइम होता है ना आपके पास, उस वक़्त आप दूसरा पेपर पढ़ेंगे। लेकिन दिन में हर किसी को काम होता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। आप सुबह एक पेपर पढ़ेंगे, शाम को दूसरा पेपर पढ़ेंगे, लेकिन एमसीक्यू साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है प्रैक्टिस करना है, उनको अच्छे से देखना है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रीवियस ईयर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ आप लगाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप करेंगे, तो आपका अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों पेपर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। टाइम टेबल आपको अच्छे से फ्रेम करना है, उस टाइम टेबल को मेंटेन करना है, अच्छे से उस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कंटीन्यूअसली आपको तैयारी करनी है, कंसिस्टेंटली। इसके अलावा और किसी को कोई और क्वेश्चन? आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है उठा के देखेंगे, उनमें आप देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कमिटी, कमीशन्स के हवाले से इंडियन यूनिवर्सिटी जो है प्री पोस्ट जो है इंडिपेंडेंस जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस के हवाले से वो क्वेश्चन सारे पूछे, कमीशन्स, कमिटीज़, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स बनते हैं। और पीडी आप देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं बहुत सारे, आईसीटी, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, बहुत सारे बेसिक यूनिट्स है ना, ये 6 यूनिट। इनकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं बच्चे, हम काम करेंगे, मुझे टाइम मिलेगा ना, लेकिन आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगी सैटरडे या संडे के दिन, इन 2 दिनों के अंदर जो है, सैटरडे और संडे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, हम ऐप पे डालेंगे। लेकिन कुछ पेपर्स डालेंगे, फिर नेक्स्ट जो सैटरडे या संडे आएगी, उसकी जो है, हम बाकी पेपर्स अपलोड करेंगे। हम ऐप पे ही आपको पेपर्स अपलोड करेंगे, ठीक है? वैसे तो नेट से भी मिलते हैं ना, आप नेट से भी निकाल सकते हैं। 2018 के बाद जो पेपर हुए हैं ना नेट में,
आप नेट पे भी निकाल सकते हैं, फिर उनका प्रिंट आप निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद अपने अपने पास रखेंगे वो पेपर, जब भी आप पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन्स आप सॉल्व करेंगे, जिसमें वो ऑप्शंस आए होंगे ना, उन ऑप्शंस पे भी आपको काम करना है, उनके हवाले से भी आपको पढ़ना है। इस तरह आपके इतने सारे पेपर्स हल हो जाएँगे, 10 पेपर्स लगभग। 18 में 2 बार शायद एग्ज़ाम हुआ था, 19 में 2 बार, 20 में भी शायद 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, 21 में 2 बार, 22 में। इस तरह आपको 8-10 पेपर आप रिवाइज़ करेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और आपका आइडिया भी लग जाएगा पेपर कैसे आते हैं। उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इस तरह नहीं पता चलता है पेपर किस पैटर्न का पूछा जाता है। पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। वो पेपर्स भी मिलते हैं बच्चे मैम, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उनका पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा, वो पेपर्स मिलते हैं। मैं आपको एक बुक का नाम बताऊँगी, लेकिन उसमें सारे पेपर्स नहीं है। 21 तक शायद, मेरे ख़्याल से 22 तक उसमें पेपर्स जो है, उसके अंदर वो पेपर्स है, लेकिन बुक का नाम मुझे याद नहीं है। मेरे पास भी वो बुक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? उसके अंदर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, लेकिन 21 से 22 तक के पेपर्स है, लेकिन ऐसे भी मिलते हैं। आप गूगल से सर्च करेंगे ना, आपको ऐसे भी पेपर्स मिलेंगे। फिर एक-एक पेपर आप निकालेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे, बस अपने पास रखेंगे। बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे उन पेपर्स को। अब देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कम्युनिकेशन वाला पोर्शन अच्छे से करेंगे, आप टीचिंग वाला पोर्शन अच्छे से करेंगे, रिसर्च वाला पोर्शन अच्छे से करेंगे। इसके अलावा आईसीटी वाला, उसके बाद हायर एजुकेशन, पीडी, ये 6 यूनिट जो है ना, ये हर कोई पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से स्कोर कर पाता है इन यूनिट्स में। अगर किसी का डीआई भी अच्छा है तो अच्छी बात है, रीज़निंग वाला वो अच्छी बात है, अगर किसी का वो भी अच्छा है तो। बाकी जो बेसिक किसी-किसी यूनिट्स है ना, उन पे आप अच्छे से फ़ोकस कीजिए। उनको आप आराम से पढ़ पाएँगे, यूट्यूब से भी पढ़ पाएँगे बहुत अच्छी तैयारी करके। आपको कॉपी मेंटेन करनी है, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ेंगे ना, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ते हैं, आप किसी की क्लास को देखेंगे, जैसे कि आप आदिति मैम की क्लास को देखेंगे या शिव सर की क्लास को देखेंगे। आप बार-बार उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। फिर से दोबारा उसको रिवाइज़ जब करेंगे ना, आप अपनी कॉपी आगे रखेंगे, फिर से उसको रिवाइज़ करेंगे, एंड से अंडरलाइन करेंगे, बार-बार उन पॉइंट्स को आप देखेंगे, हाइलाइट करेंगे उन पॉइंट्स को जो आपको याद रखना होगा। ज़रूरी है, जो आप चीज़ें भूल जाते हैं, उनको हाइलाइट करना ज़रूरी होता है। ऐसे करके आप अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, वो आगे जाके भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी वो कॉपी। हमेशा जब भी आपको कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, जेआरएफ जो भी हो, टीचिंग के हवाले से जो भी एग्ज़ाम हो ना, काम आएगा आपको। आप पढ़िए, साथ-साथ नोट्स बनाइए, बस रिवाइज़ कीजिए। उधर-इधर फालतू नोट्स जो है, लाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने नोट्स बनाइए। नोट्स खरीदने से बेहतर है अपने नोट्स बनाना। ठीक है, और किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो शाबाश बताइए। कल के क्लास में पढ़ेंगे लिसानियत के मुतालिक जो अहम तसनीफ़ात है और अक़वाल जो है लिसानियत के बारे में, जैसे कि इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वो क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना होते, ऐसा वो कुछ कॉल था। वो अभी हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे। मैं फर्स्ट पेपर के लिए कोई बुक, हाँ, पियर्सन की बुक है, बहुत सारी बुक्स है। वैसे बुक से पढ़ पाना थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है। आप उससे पढ़ेंगे, उससे बेहतर है मेरे ख़्याल से यूट्यूब से ही पढ़ना। ये मेरी ओपिनियन है। अगर आप बुक बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो पियर्सन की बुक है। पियर्सन की बहुत अच्छी बुक है। उसका नया एडिशन आया है शायद मार्केट में। उसका नया एडिशन आप खरीदेंगे। आप बुक भी पढ़ेंगे, साथ-साथ यूट्यूब क्लासेस भी देखेंगे। आप अपना नोट्स बनाइए उस बुक से, यूट्यूब क्लासेस से नोट्स बनाइए। बस उसी को रिपीट कीजिए। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है दिसंबर तक, लेकिन अभी से कंटिन्यू तैयारी करनी है। बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में अगर छोड़ेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप यहाँ से भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोर्स लिया है,
तो 2 महीने 3 महीने बाद अगर ये कोर्स खत्म हो जाता है ना, आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए बनाए हैं ना, इनको रिवाइज़ करना है। बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़नी है प्रिपरेशन के दौरान। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है। चाहे आप बैच को खत्म करेंगे, अपने नोट्स से ही पढ़ना है, तो बस जो आपने नोट्स बनाए होंगे वहीं से पढ़ना है। पियर्सन की बुक है, मुझे थोड़ा-सा पियर्सन याद है, बाकी मुझे उस किताब का नाम, मेरे पास भी है वो बुक, पियर्सन की वो बुक है। कल की क्लास में बताऊँगी उर्दू के लिए जो बुक है ना, जिसमें पेपर्स जो है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, लेकिन उसमें 21 तक की शायद पेपर्स है। वो बुक मेरे पास है, उसका भी मैं कल नाम बताऊँगी। और ये पियर्सन की बुक जो है, इसका हाँ, दृष्टि पब्लिकेशन, ये भी बहुत अच्छी बुक है। बुक भी आपके पास अगर होगी या आप लाना चाहते हैं, बुक भी लाइए और यूट्यूब से भी पढ़िए, या अगर किसी को और लगता है कि वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है, तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा बेस्ट है। लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना। उनके लिए मैं बता रही हूँ, वो यहाँ-यहाँ से पढ़ेंगे, जो मैंने बताया है। हाँ, केवीएस मदान की है, केवीएस मदान पियर्सन, यही है। केवीएस मदान, शाबाश! बहुत अच्छी बुक्स है, लेकिन नया एडिशन खरीदना है। जो मार्केट में नया एडिशन होगा ना, वही खरीदना है। हाँ, ये बुक्स अगर आप लाना चाहते हैं तो लाइए, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब से पढ़िए या किसी को पेड भी लेना है तो ठीक है। लेकिन कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए। इसके अलावा किसी को और कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई और बात अगर बतानी है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम टेस्ट लेंगे, आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 2 उठाएँगे, जो कि उर्दू गज़ल यूनिट का नाम है। ठीक है? तो क्लास को रखें फिर? कोई बात नहीं, बच्चे मोहम्मद यासीन रिज़वी, हमारा हक है। ये उस्ताद का फ़र्ज़ होता है। और जब बच्चे कामयाब होते हैं ना अपने मकसद में, तो टीचर के लिए इससे बड़ी जो है खुशी और कोई हो ही नहीं सकती है। बस बच्चा मेहनती होना चाहिए, शर्त बस इतनी है। इंसान खुश हो जाता है जब उसके बच्चे होते हैं ना, चाहे 1 दिन पढ़ाया होगा, 2 दिन उनको पढ़ाया होगा, वो अच्छे से अगर मेहनत करने वाले हैं ना, वो कामयाब ज़रूर होंगे, लेकिन टीचर की शान होती है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, जो भी आप आपके लिए भी हम सब आपके लिए हम सब कुछ करने के तक को तैयार हैं। बस पढ़ाई करनी है, बस इतना खुद आपको करना है। बाकी आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज़ करना होगा तो मैं करूँगी। अगर यूनिट कंप्लीट के बाद जो हम करेंगे, इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फिर किसी को कहीं पे कन्फ्यूजन लगेगा तो हम डाउट सेशन लगाएँगे अलग से। अलग से उसको हम क्लियर करेंगे, जिसको भी कोई कन्फ्यूजन होगा, अलग डाउट सेशन होगा, उसमें हम उसको क्लियर कर लेंगे। बस हम क्लास को रखें फिर, या किसी को कोई और अगर बात बतानी है तो प्लीज़। है किसी के पास कोई क्वेश्चन? अगर है तो प्लीज़ बताइए, उसके बाद हम क्लास को रखते हैं। टाइम बहुत हो चुका है। तो चलिए, अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।